नमस्कार, शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया लूटकांड मामले में 6 की हुई गिरफ्तारी। इधर राजधनवार सरकटी लाश मामले में भी 5 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। दोनों कांडों को लेकर एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता, अपराधियों को लाया मीडिया के सामने। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा 15 नवंबर से होगा योजना का शुभारंभ, आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। राजधनवार के बल्हारा में लूटपाट के दौरान मां बेटे को किया गया घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। जमीन विवाद में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट का बताया जा रहा है मामला। और सेवा सप्ताह को लेकर भाजपाइयों ने चलाया साफ सफाई अभियान। इधर कालीबाड़ी चौक पर जारी किया गया पोस्टर, प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं को किया गया प्रदर्शित। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों सरिया के डबरसैनी पहाड़ के पास हुए लूटकांड की घटना में पुलिस ने संलिप्त 6 अपराधियों को छापामारी कर देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस, लूटे हुए पैसे व अन्य कई सामानों के साथ धर दबोचा है। शनिवार को पूरे मामले की विस्तृत जानकारी पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। सरिया के डबरसैनी पहाड़ के पास पिछले दिनों लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए 6 अपराध कर्मियों को देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ दबोच लिया है। इस बात की जानकारी शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। बताया गया कि लूटकांड का अनुसंधान करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार महतो को आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसी के तहत टीम गठित कर उनके नेतृत्व में छापामारी की जा रही थी। छापामारी दल में बिरनी थाना क्षेत्र के बरमसिया चौक के आगे झांझ पुल के पास 2 बाइक पर सवार 4 अपराध कर्मियों को पकड़ा और फिर इनकी निशानदेही पर 2 अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार और गोली के अलावे लूटे हुए पैसे, चेकबुक, बैग के साथ साथ बिना नंबर की 2 मोटरसाइकिल और 1 लूटी गई मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन बरामद किया गया है। प्रेस वार्ता में इनके साथ एसडीपीओ विनोद कुमार महतो सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। विगत कुछ दिनों से सरिया, बिरनी, जमुआ और निकटवर्ती जो थाना क्षेत्र हैं इसमें लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। कई बार ऐसी सूचना प्राप्त हो रही थी कि सीएससी एजेंट्स जो पैसा जमा करने बैंक में जाते हैं या सर्विस सेंटर पे जाते हैं या कभी किसी अन्य पब्लिक से सुनसान इलाकों में कई बार लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। पिछले 2 या 3 महीने में अगर बात करें तो करीबन 3 से 4 कांड ऐसे हो चुके हैं जिसके पीछे कुछ लोगों का हाथ संभवतः प्रतीत हो रहा था, एक गिरोह का हाथ प्रतीत हो रहा था। इसमें छानबीन की गई है। एक विशेष टीम की गठन की गई थी बगोदर एसडीपीओ के नेतृत्व में, जिसमें आसपास के जो भी थाना प्रभारी हैं, जमुआ के, सरिया के, बिरनी के, इनको मेंबर बनाया गया था। इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए हमेशा विजिलेंट एक निगाह रखा गया कि अपराध कर्मियों के द्वारा जो भी टेक्निकल साक्ष्य मिले हैं इनके ऊपर, इसके बेसिस पे इनके ऊपर निगाह रखा गया और अंततः इन्होंने सफलता हासिल की है, जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने इन सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिनके द्वारा अंजाम दिया गया है एक के बाद एक। तो इनसे अभी फिलहाल करीबन 4 घटनाओं का हमारे पास खुलासा हो रहा है। बिरनी थाना कांड संख्या 223-20, सरिया थाना कांड संख्या 210-20, बिरनी थाना कांड संख्या 197-20 एवं एक अन्य कांड जो कि कोडरमा से संबंधित है, नवलशाही थाना कांड संख्या 69-20। इनका खुलासा किया गया है। इन्होंने अपने संलिप्तता अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि इन सारी घटनाओं का अंजाम इनके द्वारा दिया गया है। इन घटनाओं को करने के बाद जो राशि इन्होंने छीना है लोगों से, हथियार के बल पे छीना था, हथियार बरामद किया गया है और उसके साथ 3 एम्यूनिशंस जो लाइव एम्यूनिशंस हैं वो बरामद की गई हैं। घटना में लूटी गई राशि का कुछ अंश करीबन 26,640 रुपये बरामद किए गए हैं। जो मोबाइल लूटा गया था एक कांड में, नवलशाही थाना कांड संख्या 69-20 में, वो बरामद हुआ है एवं इनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोबाइल भी बरामद किया गया है।
कुल 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें नवलशाही, जमुआ, धनवार, सरिया, जमुआ के लोग हैं। इनका नाम निम्नवत है: विनोद राय, बबलू यादव, रंजीत यादव, लालजीत कुमार, बाबूलाल यादव एवं रवि यादव। पुलिस टीम के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई चूंकि की गई है और सभी को अरेस्ट किया गया है। समय रहते इन सारी घटनाओं को रोक लगाने के लिए इनके द्वारा जो कार्य की गई है उसकी मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं। अपनी टीम से आशा रखता हूं कि आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। तो इसमें धनवार का एक जगह का एक आदमी रवि यादव भी है और एक जगह का रंजीत कुमार यादव भी है, दोनों को रिलेशनशिप ये एज ए गैंग काम कर रहे थे। इन दोनों के बीच में समन्वय हमेशा बना रहता था। ये एक्चुअली इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहा है, 2 से 3 लोग लूट की घटनाओं को घटना का ये अंजाम देते थे, जो एक्चुअली लूट कर रहे हैं हथियार के भय पे। और कुछ लोग रेकी करते हैं, पीछे से इनको सूचना देते रहते हैं कि कोई अगर व्यक्ति को टारगेट किया गया है तो कब मूव कर रहा है, कहाँ से मूव कर रहा है। घटना में 2 से 3 मोटरसाइकिल हमेशा यूज़ किया गया है, जिसको बरामद भी किया गया है। एक मोटरसाइकिल जो इन्होंने लूटी गई राशि से खरीदा है वो भी बरामद किया गया है। जो रेकी करने वाले वो लोग यही लोग हैं कि अलग? नहीं, इन्हीं 6 में से आपस में वो टास्क बांटते हैं। हमेशा एक ही व्यक्ति, हमेशा कोई 2 या 3 व्यक्ति चिन्हित नहीं होता है जो कि इस घटना को अंजाम दे। वो हमेशा अदला बदली करके उनके द्वारा ये घटना का अंजाम। पिछले दिनों धनवार थाना क्षेत्र में मिली सरकटी लाश कांड में पुलिस ने संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अवैध संबंध के शक पर उत्तर प्रदेश के भदोही निवासी सत्येंद्र नाथ मिश्रा को हिरोडी क्षेत्र के रहने वाले मकसूद अंसारी ने धोखे से बुलाकर हत्या कर दी थी। धनवार क्षेत्र में पिछले दिनों मिली सिरकटी लाश कांड में एक बार फिर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस लाइन में एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। मौके पर खोरी महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह समेत अन्य कई पदाधिकारी शामिल रहे। बताया गया कि उत्तर प्रदेश के भदोही के रहने वाले सत्येंद्र नाथ मिश्रा की हत्या कर उनके शव को राजधनवार के जमुनियाटांड मैदान में फेंक दिया गया था। इस बाबत एसपी ने कहा कि अवैध संबंध के शक पर सत्येंद्र नाथ मिश्रा को हिरोडी क्षेत्र के रहने वाले मकसूद अंसारी ने धोखे से यहां बुलाकर इनकी हत्या कर दी। इस कांड में पहले भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बार मकसूद अंसारी, नबी मियां, हजरत मियां, निजाम मियां और खलील मियां की गिरफ्तारी की गई है। हत्याकांड में इनके भी शामिल रहने की बात सामने आई है। ये कुछ दिनों पहले एक घटना परसन थाना ओपी गिरिडीह में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का धड़ बरामद हुआ था। इनका सर कुछ दिनों के अंतराल के बाद बरामद किया गया था। इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए पूर्व में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस कांड का अग्रतर अनुसंधान करते हुए त्वरित गति पे कार्रवाई की गई है और इसमें जो बाकी के अपराध कर्मी हैं उनको आज अरेस्ट करके जुडिशल कस्टडी के लिए फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो बाकी के अभियुक्त इसमें रहे हैं, जिनकी भी संलिप्तता सामने आई है, वो निम्नवत हैं: मकसूद अंसारी, नबी मियां, हजरत मियां, निजाम मियां एवं खलील मियां। ये 5 लोगों का इसमें अग्रतर कार्रवाई में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें इन 5 लोगों की संलिप्तता और पाई गई थी। जो मुख्य प्लानिंग है वो इब्राहिम, जो पूर्व में जेल जा चुके हैं, इनके साथ मकसूद, हजरत मियां एवं निजाम मियां ने मिलकर किया था, जिसमें इनका सहयोग एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए एक बार जब घटना कर दी गई थी, मृत्यु कर दी गई थी, कारित कर दी गई थी जिस डिजीज की, तो उसके बाद जो इनके साथ जो कपड़ा पहने हुए थे, जो मोबाइल लिए हुए थे, इनका एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बाकी लोगों ने सहयोग दिया था। तो इनके गिरफ्तारी के अलावा जो सामान अभी बरामद हुआ है इस कांड में वो निम्नवत है: कुल 4 मोबाइल बरामद किए गए हैं, 2 मोटरसाइकिल, मृतक का जला हुआ मोबाइल का अवशेष बरामद किया गया है, पर्स का जला हुआ अवशेष बरामद किया गया है, अपराधियों के खून लगे जले कपड़े के अवशेष बरामद किए गए हैं, पिट्ठू बैग का जला अवशेष तथा चेन, बेल्ट एवं अन्य जो इस घटना से संबंधित वस्तुएं हैं उनको बरामद किया गया है। घटना में पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है। इसमें करीबन 18 से 19 दिन के अंदर ही सारे अभियुक्त जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं, जो एविडेंसेस हैं, उसको कलेक्ट किया जा चुका है। मैं आशा करता हूं कि हमारी टीम जो है वो आगे भी ऐसा काम करती रहेगी। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे एसडीपीओ
नवीन जी को और उनके साथ जो वहाँ के टीम मेंबर्स हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है इस केस में, और जितने भी इसमें अभियुक्त हैं उसको ससमय गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। सोनाहार नाले सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही उपायुक्त ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के लगभग 1 लाख लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर इस योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। डीसी ऑफिस सभागार में उपायुक्त राहुल सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 15 नवंबर से राज्य में झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किए जाने की जानकारी दी गई। बताया गया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने 8 सितंबर 2020 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जिले के अनाच्छादित लाभुकों को ग्रीन राशन कार्ड देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले के 86.48% ग्रामीण आबादी एवं 69% शहरी आबादी को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत लाभुकों का गुलाबी कार्ड या पीला राशन कार्ड बनाया जाता था। अंत्योदय अन्न योजना, जिसके अंतर्गत लाभुकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह की दर से वितरित किया जाता है। साथ ही गरीब लोगों को मासिक सब्सिडी वाले 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रिक्ति उपलब्ध कराई गई है, जिसके विरुद्ध नए राशन कार्ड के लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरिडीह जिले के अनाच्छादित सुपात्र 1,11,198 लाभुकों को राज्य सरकार के मापदंड पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अनुदानित दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया है। इस योजना के तहत सभी सुपात्र लाभुकों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध किए जाने का निर्णय लिया गया है। बताया गया कि इस योजना का लाभ पाने के लिए कई तरह के मापदंड तय किए गए हैं। और ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, प्रशिक्षु IAS, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। दिया भी है अगर स्टेट वाला टारगेट पूरा करते हैं तो हमारा GKRA का भी साथ साथ निकल जाए। GKRA हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय रिव्यू करते हैं। ठीक है, ये इसका महत्व आलोक में काफी बढ़ रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर हमको 22 लाख अगले 40 दिन में करना है तो हमको पर डे कितना करना होगा? 80,000 मैंडेट्स रेडी करना होगा। और थैंकफुली हम 80,000 डिमांड कर ले रहे हैं पर डे। मान लिया हम 10 लेबर को मिले तो वो लेबर नाम का रिपोर्ट दे रहे थे 81,000 का डिमांड क्रिएटेड है, लेकिन वही अगले दिन जब हम रिपोर्ट देखते हैं स्टेट का काम आता है, काम क्या लोग को काम में नहीं आया तो उसको जीरो करना पड़ता है। अभी सर हम लोग क्या है कि अभी मैक्सिमम लेबर को हम लोग फील्ड में एंगेज करना, ये हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा क्योंकि हम लोग GKRA का टारगेट इसके माध्यम से अचीव करने में सहूलियत बेनिफिशियरीज के ऐड होने की संभावना बढ़ती गई। लेकिन चूंकि हम लोग सभी जिले सैचुरेशन मोड में चले गए थे, इस वजह से नए लाभार्थियों को तभी जोड़ा जा रहा था अगर पुराने लाभार्थी को सूची से हटाया जाता था, चाहे उनके राशन कार्ड डॉर्मेंट हो जाने की वजह से हो, चाहे उनके अयोग्यता की वजह से हो या फिर किसी और वजह से। अर्थात अगर कोई वैकेंसी क्रिएट होती थी उसी 86% और 69% में, तो उसी के अगेंस्ट नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज को जोड़ा जाता था। लेकिन चूंकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल हो चुकी थी, इसीलिए सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हर एक ज़िले को एक रिक्ति उपलब्ध कराई गई है और उस रिक्ति के अगेंस्ट हम लोग नए राशन कार्ड के बेनिफिशरीज को ऐड कर सकते हैं। इसमें गिरिडीह जिले में 1,11,198 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है और इसकी पूरी विधिवत प्रक्रिया आज से प्रारंभ करने का भी निर्देश है। 17 तारीख को एक प्रेस रिलीज़ इस संदर्भ में निकाले गए थे जिसमें कि समुचित टाइमलाइन का मेंशनिंग है। कल विश्वकर्मा वैसे चूँकि अखबार नहीं आ पाया था, इस वजह से आज वह प्रेस रिलीज़ सभी अखबारों में आया भी है
उसमें यही है कि 15 नवंबर को इस योजना का शुभारंभ किया जाना, उसके पहले तक लाभुकों का आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करा लिया जाना है। तो सभी लाभुक अपने अपने आवेदन को ऑफलाइन मोड तथा ऑनलाइन मोड में दे सकते हैं। 3 पेज का एक आवेदन है। इसमें मेनली हर एक लाभुक को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर आवेदन देना है। एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में ऐसे सभी लोग जो कि किसी भी सरकारी सेवा के अंतर्गत कार्य करते हैं या फिर जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है, 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, जिनके घर में 2 पहिया वाहन है या जिनके पास पक्का मकान है आदि पैमानों पर जो खरा उतरते हैं वह सब इस माध्यम में एक्सक्लूडेड रहेंगे। और जो लोग इसमें नहीं हैं और ख़ास तौर पर वह परित्यक्ता हैं, विधवा हैं या फिर किसी गंभीर बीमारी से उनका इलाज चल रहा है या फिर वह स्ट्रीट हॉकर हैं, वेंडर हैं या भिखारी हैं या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्कर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो वह सब इंक्लूजन के मानक हैं। इस आलोक में लोग अपना आवेदन भरकर प्रखंड कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति कार्यालय या किसी भी पंचायत कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। इन सभी आवेदनों का पंचायत स्तर पर स्क्रूटनाइजेशन होगा, जहां पर योग्यता के आधार पर सभी आवेदनों की छंटनी की जाएगी। जितने भी योग्य आवेदन प्राप्त होते हैं उन सब आवेदन को वही पंचायत समिति के द्वारा प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा। अर्थात किसी एक पंचायत में 300 रिक्तियाँ हैं और वहाँ पर अगर 1000 आवेदन आए हुए हैं और उस 1000 में से अगर 600 आवेदन योग्य पाए जाते हैं तो उन 600 आवेदन को प्रायोरिटाइजेशन क्रम में सजाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आदिम जनजाति के परिवार हैं, उसके पश्चात विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर और एक सूची बनाई गई है, उसी के अनुसार लोगों को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इस प्रायोरिटाइजेशन के होने के बाद रिक्ति से डबल की संख्या में इस लिस्ट का पब्लिकेशन किया जाएगा पंचायत स्तर पर और आपत्तियां मंगाई जाएंगी। आपत्तियां मंगाने के पश्चात दोबारा उसी पंचायत स्तर पर मुखिया या फिर शहरी क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समिति रहेगी जो आपत्तियों पर विचार करेगी और किसी अगर नए नाम को जोड़ना है या हटाना है तो उस पर एक फाइनल निर्णय लेगी। और फलस्वरूप जो फाइनल लिस्ट तैयार होता है उसके सभी बेनिफिशरीज के लिए ग्रीन राशन कार्ड छपाया जाएगा, उनको उपलब्ध कराया जाएगा और 15 नवंबर के बाद से उनको उसके अगेंस्ट अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें हर एक लाभुक के मुखिया को महिला होना है। अगर उस पूरे परिवार में कोई महिला नहीं है तभी जाके उसमें कोई पुरुष मुखिया हो सकते हैं। तो सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आज बैठक कराकर प्रॉपर ओरिएंटेशन दे दिया गया है। सभी आवेदकगण निर्धारित स्थलों पर अपना आवेदन जमा करा सकते हैं और एक टाइमलाइन के अगेंस्ट सभी जांच कमेटी इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वह स्क्रूटनाइजेशन प्लस प्रायोरिटाइजेशन करेंगे, जिसके पश्चात आपत्ति प्राप्त और आपत्ति निराकरण के बाद इस पूरे लिस्ट को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। थैंक यू। जमीन विवाद को लेकर 6 लोगों ने राजधनवार के बलहारा में पिस्तौल का भय दिखाकर मां बेटे के साथ जमकर मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया और उक्त महिला से उसके जेवरात भी छीन लिए। दोनों घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना को लेकर मां बेटे ने धनवार थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। राजधनवार के बलहारा में लूटपाट के दौरान घायल हुए मां बेटे का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल दोनों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दरअसल जमीन विवाद के पुराने रंजिश को लेकर मां बेटे को 6 लोगों ने पिस्तौल का भय दिखाकर जमकर मारपीट कर जख्मी कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने महिला से उसके जेवर भी छीन लिए थे। जख्मी मकसूद को आरोपियों ने पिस्टल के बट से मारकर जख्मी कर दिया। भुक्तभोगी मोहम्मद मकसूद और उनकी मां रुबैदा खातून को शनिवार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भुक्तभोगी मकसूद ने मां और उस पर जानलेवा हमला करने वालों की पहचान बलहारा गांव निवासी मोहम्मद हासिम, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद साहिद और मोहम्मद मुख्तार के रूप में की है, जबकि 2 और आरोपियों की पहचान मकसूद नहीं कर पाए। जानकारी के अनुसार जख्मी मकसूद व उनकी मां बलहारा पंचायत के मुखिया मोहम्मद इस्लाम के बेटे और पत्नी हैं। अस्पताल इलाज के लिए पहुंचे मोहम्मद मकसूद ने बताया कि वह अपनी मां रुबैदा खातून को नानिहाल से लेकर बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच दोनों जब बलहारा गांव के समीप पहुंचे तो वहां से पहले से 6 लोग खड़े थे।
अंधेरा होने के कारण मां बेटा आरोपियों को देख नहीं पाए। इस दौरान जब दोनों मां बेटे नजदीक पहुंचे तो सभी आरोपियों ने मकसूद व उनकी मां को घेर लिया। इस दौरान मकसूद को धक्का देकर नीचे गिरा दिया गया। इसके बाद एक आरोपी ने मकसूद पर पिस्तौल तान दिया। हिम्मत दिखाते हुए मकसूद ने आरोपी के हाथ से पिस्तौल छीनने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे आरोपियों ने मकसूद पर धारदार हथियार और लाठी से प्रहार करना शुरू कर दिया। वहीं अन्य आरोपी मकसूद की मां रुबैदा खातून के कान से सोने के टॉप्स और गले से चैन छीन लिया, जबकि मकसूद के पास मौजूद 20,000 रुपए भी छीन कर फरार हो गया। घटना के बाद दोनों मां बेटे धनवार थाना के ओपी पर्सन पहुंचे, जहां दोनों को धनवार थाना भेजा गया। उसके बाद में हम बेटा को पकड़ लिए। बेटा पकड़ने के बाद में वो एक लोग आ गए, हासिल नहीं है, मेरा कान का बाली चोट लिया, गला को चेन चोट लिया और बोले कि इसको तुम जान से मार के खत्म करो, तुम छोड़ेगी इसको नहीं, चलिए हम छोड़ेंगे नहीं, हमको भी मार दो। इसको खींचने लगा तो उसी पैर पर हम भी गिर गए और मेरा बेटा को खींच के नीचे ले गए। क्या कारण था? कुछ नहीं, कारण कुछ नहीं था, उन लोग से हमको झगड़ा चल रहा, पुराना लड़ाई चल रहा। बलहारा चौक से उन लोग पैसा दिया हम लोग को और आकर को बीच में अटैक किया तो पीछे में पैसा छीन लिया। कितना पैसा था? 20,000 रुपया मैं निकाले थे बाइक से और 10,000 रुपया मेरे बेटा के पास में था। 30,000 रुपया लोग बैंक से 20,000 रुपया निकाला है नकदी। वहाँ से हम लोग को नानी बीमार था और नानी को देखने चले गए। उसी क्रम में रात हो गया सर, 7:30 बज रहा था। हम लोग अपने घर जा रहे थे। घर जाने के दौरान बीच में हम अचानक से 4 अजायब लोग आए, रॉड से मेरे गाड़ी में वार कर दिए। मेरी मम्मी गिर गई, हमको गाड़ी रोकना पड़ा। उसी बीच में वो लोग रॉड से मेरा इतना वार किया, हेलमेट टूट गया, हेलमेट फट गया। फिर टाना टूनी में मेरा हेलमेट गिर गया, फिर रॉड से मारा जो मेरा सर फट गया। उसके बाद वो लोग रिवॉल्वर निकाल लिया, रिवॉल्वर से हमको मारने के लिए रिवॉल्वर हम पकड़ लिए, रिवॉल्वर चलाने नहीं दिए। और रिवॉल्वर छीन के मेरा मुंह में मारा सर, ये मुंह मेरा देखिए चोट लगा है। उसके बाद वो लोग भागने की कोशिश करने लगा। वही टाना कुछ फिर एक बाइक आया पीछे से, उसका लाइट से देखा वो लोग कि हम लोग पहचान जाएंगे तो भागो। वो लोग भागने का कोशिश किया, उसी दरमियान उसका 2 पीस गोली वहाँ गिर गया। रॉड हम छीन लिए। उसके बाद लोग को वो पहचाना, मम्मी बोली हम पहचान लिए कि गांव के ही कुछ लोग हैं जिससे मेरा पुराना रंजिश चल रहा है, केस मुकदमा चल रहा है। आसिन मियाँ, मुख्तार मियाँ, परवेज मियाँ, ये लोग था और 2 लोग था जो हम नहीं पहचान सकें। उसके बाद बड़ा बाबू को हमने खुद फ़ोन किया, बड़ा बाबू आए, वो हमें उठा के हमें राजधनवर रेफ़र किए कि अब जाइए इलाज कराइए पहले। और हमको कुछ क्या हुआ फिर हमको पता नहीं सर। कब की घटना है? 7:30 बजे के बाद है सर। कहाँ की घटना है? ये बलहारा से बलहारा पंचायत डलवा में हमारा घर है सर। बलहारा से जाने के क्रम में मतलब डलवा मेन मुल्क में हुआ सर, डलवा में बलहारा मार्ग में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मकसूद। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रांगामाटी NH2 में सड़क हादसे में एक ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। इधर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर जाम को हटवाया। निमियाघाट थाना क्षेत्र के रांगामाटी NH2 पर शनिवार को ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। 35 वर्षीय मसूमात प्यासी देवी और 32 वर्षीय मसूमात उर्मिला देवी शामिल हैं, जबकि घायल सुरेश महतो हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश कुलगो स्थित अपने घर से दोनों भाभीयों को लेकर तोपचांची के लिए निकला था। इसी दौरान रांगामाटी के पास वह ट्रक की चपेट में आ गया। घटना में मौके पर ही दोनों महिलाओं की मौत हो गई, जबकि सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे धनबाद PMCH रेफर कर दिया गया। इधर घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को समझा बुझाकर जाम हटवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस बाइक और ट्रक को कब्जे में लेकर थाने ले आई है, साथ ही खलासी को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिससे आक्रोशित गिरिडीह के युवा रतन सिंह को हटाने की मांग कर रहे थे। इधर इंस्पेक्टर रतन सिंह ने एक वीडियो और अपना बयान जारी करते हुए इस मामले में अपना पक्ष रखा है। जारी वीडियो में यह स्पष्ट है कि शराब पीकर दो युवकों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की गई थी। गिरिडीह ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह ने एक वीडियो और अपना बयान जारी कर खुद पर लग रहे युवक के साथ मारपीट के आरोप पर अपना पक्ष रखा है। दरअसल यातायात पुलिस के द्वारा गिरिडीह कॉलेज मोड़ पर एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हंगामा मच गया था। गिरिडीह के लोगों ने इस पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी और ट्रैफिक इंस्पेक्टर रतन सिंह पर कार्रवाई की मांग की। देखते ही देखते यह मामला तुल पकड़ने लगा। ट्विटर पर झारखंड पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया और गिरिडीह एसपी को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। गिरिडीह एसपी ने भी आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएसपी 2 को इसकी जांच का जिम्मा सौंपा। इस पूरे प्रकरण में गिरिडीह के युवा बेहद गुस्से में नजर आए और रतन सिंह को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दे डाली। लेकिन यातायात पुलिस ने जिस वीडियो को जारी किया है, इससे यह स्पष्ट है कि शराब पीकर दो युवकों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद उनके साथ मारपीट हुई थी। माले बोला, माले रहेगा यहाँ पे, कल था माले का जाम हो गया यहाँ पे। फोटो लीजिए, वीडियो बनाइए वीडियो, एसपी भेजिए एसपी को। खाली मोड़ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं, बालू का पैसा खा रहे हैं, चर्बी चढ़ गया आप लोग को। और हमने रोकिए सोच समझ के, हम क्या तो नहीं बात कीजिए ना। वो अंकल फाका एसपी से बात करें ढंग से। चाबी छीन लेता है, गुंडागर्दी गाड़ी का चाबी छीन लेता है, क्या करता है, जो चबिया ले ले तो जो चाबी छीन लेता है, क्या करता है ये? पिको चबिया ले लो नहीं, गाड़ी का चाबी छीन लेता है। अभी लो, क्या भैया कोई दिक्कत है आपको? आप परेशान क्यों कर रहे हैं भैया? चल 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 इस मामले में रतन सिंह ने कहा कि उनके द्वारा मुफस्सिल थाने में आवश्यक कार्रवाई हेतु आवेदन दिया गया है। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में युवकों पर फाइन भी लगाया गया है। वाहन चेक इन मेरा रूटीन वर्क चल रहा था, तो वहाँ वाहन लगाए थे और सरकार के आदेश के अनुसार और बड़ी पदाधिकारी के आदेश के अनुसार हम अपना ड्यूटी कर रहे थे। और वाहन हम लोग जो कि मास्क नहीं पहने थे, जो हेलमेट नहीं लगाए थे, उनकी वाहन को रोक कर उनको रोका जा रहा था और उनसे मतलब फाइन भरने के लिए बोला जा रहा था। तो कई गाड़ियां हम लोगों ने लगाई वहां पर और सब लोग आराम से शांति से अपना फाइन देने के लिए तैयार थे। इसी क्रम में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया और वो क्या किया, बीच सड़क पे अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। सिपाही मेरा वहाँ पर था, बोले भाई आप मास्क भी नहीं लगाए हैं और हेलमेट नहीं पहने हैं, आप गाड़ी को रोड के किनारे खड़ा कर दीजिए ताकि जो दूसरी गाड़ी है उसको आने जाने में सुविधा हो, आवागमन कोई मतलब बाधित ना हो। तो वो व्यक्ति क्या किया, उसको गाली दे दिया और उसको धक्का मार दिया कि तुम कौन होते हो हमको रोकने वाला, कौन हो तुम फाइन काटने वाला, कैसे तुम कर दिए हमको गाड़ी को साइड लगाओ। और इतनी वो अभद्र गाली बकते रह गए, भद्दी भद्दी गालियाँ वो देते रह गए, इसका वर्णन नहीं है। पूरा 10 मिनट तक वो गाली देते रह गए, यहाँ तक कि हम लोगों को काम में भी बाधा पहुँचाए, जाके चाबी वगैरह सब छीन लिए, फाइन का पैसा कटा हुआ था 2000 रुपया, वो भी छीन लिए, वो लूट लिए। सब चाबी रखा हुआ था टेबल पर, सब वाहन लोग का जो भी चालक थे उनका टेबल पर चाबी रखा था, वो भी वो ले लिए। इस तरह से वो इतना हरकत किए कि इसका वर्णन नहीं है। बोले कि सब लोग यहाँ से भगा देंगे, किसने आदेश दिया ये करने का काम, यहाँ से पुलिस शिविर को हटा देंगे। और इतना मतलब वो गाली दिए कि उस शब्द को बोला नहीं जा सकता है, मतलब भद्दी गाली, जिसको कि हम दोबारा नहीं रिपीट कर सकते हैं, आप लोगों के सामने है।
तो इसके बावजूद भी हम लोगों ने उनको समझा कि आप ऐसा मत कीजिए, आप गलत किए हैं, आप मास्क नहीं लगाए, आप हेलमेट नहीं लगाए हैं, आपको भाई फाइन देना पड़ेगा, रोड पे गाड़ी क्यों लगाए हैं आप। लेकिन वो माने नहीं और भी कई लोग को बुला लिए कि तुम आओ, ये आओ, वो आओ, रोड जाम करेंगे, यहाँ से पुलिस शिविर हटा देंगे, देखते हैं किसका मजाल है, किसने भेजा है, हम देख लेंगे, एसपी साहब को भी देख लेंगे। इस तरह से वो मतलब बर्ताव किए, तो इतना भद्दा गलत वो व्यवहार किए, इसका वर्णन नहीं है। तब हम लोग को बाध्य होकर उनको पकड़ के फिर थाना लाए और FIR दर्ज करने के लिए पचम्बा थाना में शनिवार को थाना दिवस के रूप में मनाया गया। इस बाबत जमीनी विवाद से संबंधित कुल 6 मामले निपटाए गए। वहीं अन्य कई मामलों में कागजातों की कमी की वजह से उन्हें उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। पचम्बा थाना में शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान पचम्बा क्षेत्र के कई जमीन विवाद के मामलों को निपटाया गया। मौके पर गिरिडीह अंचलाधिकारी रविंद्र कुमार सिन्हा, पचम्बा थाना प्रभारी सरमानंद सिंह, मोहम्मद बबलू, SI सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान कई लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, जिनके मसलों पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्णय लिए गए। बताया गया कि पचम्बा क्षेत्र में जमीन विवाद के कई मामले हैं, जिस पर फैसले के लिए खासकर आज थाना दिवस आयोजित था। इस बाबत CO रविंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि आज कुल 6 मामले निपटाए गए हैं। वहीं कई मामलों को लेकर कागजात की कमी पाई गई, जिसे उपलब्ध करने का निर्देश दिया गया। पचम्बा थाना में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 6 आवेदन आए। 6 आवेदन का डिस्पोजल किया गया है। जिनके पास कागजात नहीं था उनसे कागजात मांगा गया और अगले तिथि को उनका निष्पादन किया जाएगा। ये पचम्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुत से ज़मीनें जो बहुत से लिटिगेंट है, जिसका समाधान अब हर एक नियमित रूप से थाना दिवस करके उसका किया जाएगा। अब तक कितने कार्य हुए थे? अभी तक 6 मामले आए हैं और 6 मामलों को रखा गया था। 6 मामला का डिस्पोजल किया गया। थैलेसीमिया के मरीजों को अब सोमवार से गिरिडीह सदर अस्पताल में दवा उपलब्ध की जाएगी। इस बाबत सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय से थैलेसीमिया की दवा की मांग की गई थी, जिसे राज्य से उपलब्ध करा दिया गया है। अब गिरिडीह सदर अस्पताल में भी थैलेसीमिया के मरीजों को दवा मिलेगी। शनिवार को सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा ने इस बात की जानकारी दी। इस बाबत इन्होंने बताया कि सोमवार से दवा का वितरण शुरू कराया जाएगा। गौरतलब है कि गिरिडीह में अनगिनत थैलेसीमिया के मरीज हैं, जिन्हें हमेशा ही रक्त की कमी होती है और ब्लड बैंक से उन्हें रक्त देना पड़ता है। शहर के कई उत्साही युवा भी थैलेसीमिया मरीजों को बचाने की मुहिम चला रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि थैलेसीमिया मरीजों को ही ध्यान में रखकर स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय से थैलेसीमिया के दवा की मांग की गई थी, जिसे राज्य से उपलब्ध करा दिया गया है। इन्होंने कहा कि थैलेसीमिया मरीजों को चिन्हित कर पहले उनका कार्ड बनाया जाएगा और उसी कार्ड के आधार पर उन्हें दवा उपलब्ध कराई जाएगी। ये थैलेसीमिया का दवा कब से वितरण होगा? पहले तो मिलता नहीं था, अब कहाँ से उपलब्ध करवाए, कैसे क्या? नहीं उपलब्ध, इसके लिए हम राशि की डिमांड की स्टेट से। स्टेट ने हमें राशि दिया और थैलेसीमिया का दवा की अब फ्री मिले। थैलेसीमिया रोग से पीड़ित जितने गिरिडीह जिला के हैं उसका एक कार्ड बना हुआ, चाहे वो दिल्ली का बना हो चाहे रांची का। अगर गिरिडीह जिला के निवासी हैं तो उनको हम लोग 1 महीना का दवा सोमवार से वितरण करना चालू कर देंगे। वो स्टेट पैसा मुहैया की हम लोग L1 करके उसको खरीद करके स्टोर में लाए चालू, जो कि अभी तक यहाँ चालू नहीं था। उस टाइम से मार्च से चालू हो जाएगा। चलिए गिरिडीह जनता को अच्छा है कि अब रांची नहीं जाना पड़ेगा, दवा लेने हैं तो गिरिडीह में ही उपलब्ध हो जाएगी। मंडे से चालू हो जाएगी? हाँ जी, मंडे। इसका कार्ड कैसे बनाना पड़ेगा सर? कार्ड तो हम लोग बनाएंगे, पहले कंफर्म हो जाएगा केस, उसके बाद हम लोग अपना कार्ड बना के देंगे। जैसे भी रांची का कार्ड बना हुआ है, जो रांची से ले रहा था, दिल्ली से कोई ले रहा है तो दिल्ली का कार्ड बना हुआ है, वो फिर अब गिरिडीह स्वास्थ्य समिति के द्वारा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर भाजपाइयों द्वारा जारी सेवा सप्ताह के तहत शनिवार को अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। बताया गया कि स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों को स्वस्थ रहने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मनाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत शनिवार को शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया गया। बताया गया कि सेवा सप्ताह के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों के बीच फलों का वितरण, रक्तदान शिविर का आयोजन, किसानों को सम्मानित करने का कार्य और इसी कड़ी में आज सफाई अभियान चलाया गया। मौके पर महापौर सुनील पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, वरिष्ठ नेता चुन्नूकांत, संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगाइच, नवीन सिन्हा, सिंकू सिन्हा, रागिनी लहरी, हरमिंदर सिंह बग्गा, हबलू गुप्ता, सुरेश गुप्ता सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से पूरे देश भर में सफलतापूर्वक स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों को स्वच्छ रहने की ओर प्रेरित किया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में हम लोग गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के परिवार सब एकजुट होकर के मना रहे हैं, जो कि 14 सितंबर से चालू था और आज 19 सितंबर को है। आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों ने गिरिडीह शहर के अंबेडकर चौक से लेकर कालीबाड़ी चौक तक सफाई अभियान चलाया, जिसमें हमारे के जिला अध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय चुन्नूकांत जी और संदीप डेंगेज जी और सारे कार्यकर्ता संजीत सिंह पप्पू जी और सभी तमाम हमारे सारे कार्यकर्ता लग करके और इस सफाई अभियान को सफल बनाएं। और हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में एक स्वच्छता का माहौल बना हुआ है, उसमें हम लोग सब मिलजुल करके अपने अपने घरों को साफ सुथरा रख करके इस तरह से अभियान कंटिन्यू करें, अपने अपने घरों को साफ सफाई रखें। हम लोग तो आज इस देश के यशस्वी प्रधान के जन्म दिवस के अवसर पर एक संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग लगातार शहर की साफ सफाई में लगे हुए रहते हैं। सब आप अपने अपने घरों के साफ सफाई में लगे रहें और साफ स्वस्थ रखें जाए, ताकि हमारा ये शहर को कोविड-19 से हमेशा सुरक्षित रहे, बचा रहे और इस पूरा देश हमारा इस वैश्विक महामारी से बचा रहे। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर जारी जयंती सप्ताह कार्यक्रम के तहत भाजपाइयों ने पोस्टर जारी कर कालीबाड़ी चौक पर उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी लगाई। बताया गया कि प्रदर्शनी लगाकर जनता के बीच प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को दिखाने का एक सकारात्मक प्रयास संगठन के द्वारा किया गया है। कालीबाड़ी चौक पर शनिवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयंती सप्ताह कार्यक्रम के दौरान भाजपाइयों ने पोस्टर जारी कर प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रदर्शनी लगाई। मौके पर जन कल्याण अभियान एवं राष्ट्र को गौरवान्वित करने वाले कार्यों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बताया गया कि प्रदर्शनी लगाकर जनता के बीच प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों का दिखाने का एक सकारात्मक प्रयास संगठन के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला महामंत्री देवराज, कार्यक्रम के संयोजक संजीत सिंह पप्पू, संदीप डंगैच, सुभाष सिन्हा, डॉक्टर विद्याभूषण, संजय सिंह, हरमिंदर सिंह बग्गा, पवन शर्मा, हबलू गुप्ता, दीपक स्वर्णकार, प्रकाश दास, सुरेश गुप्ता, रिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, सुमन सिन्हा, राजेश जायसवाल, प्रकाश दास आदि लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह में गिरिडीह कालीबाड़ी चौक पे हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों का हम लोगों ने तस्वीर के माध्यम से एक प्रदर्शनी का पार्टी के द्वारा आयोजन किया गया। जो तस्वीर उनके लगाई गई है चौक पे, इसमें 6 साल के कार्यकाल में जो सब चुनिंदा कुछ कामों को हम लोग, काम तो इतने हैं जिसे कि गिनाने के लिए हमें बहुत लंबी लिस्ट बनानी होगी, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को छोड़ के बड़े जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम लोगों ने प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ पे प्रदर्शित किया है, जिससे कि यहाँ की जनता, सारे देश की जनता देख सके और इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो और भी व्यापक रूप से जान सके कि मोदी जी ने क्या क्या किया। मोदी जी ने इस देश को धारा 370 से मुक्त किया, राम मंदिर जैसे 550 साल से चला रहा विवाद को सहजता से उन्होंने निराकरण किया, जन धन योजना से गरीबों को सहायता किया, आवास दिया, शौचालय दिया, सारे योजनाओं को, प्रमुख 10 योजनाओं को यहाँ पे हमने गिनाया है। हमारे जिलाध्यक्ष जी का ये था कि आज इस कार्यक्रम को यहाँ पे करना है और ये जो है यहाँ पे पोस्टर रहेगा, ये प्रदर्शनी रहेगा, इससे जनता देख के अपने जो जरूरत के हिसाब से वो योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। इसी निमित्त ये कार्यक्रम है। आज गिरिडीह शहर के हृदय स्थल पर कालीबाड़ी मंदिर के समीप भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा इस देश के सभी आकर्षक कार्यों को प्रदर्शन के माध्यम से, इस पोस्टर के माध्यम से
जनता को बताने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। जिस तरह से बहुत महत्वपूर्ण ऐसे कार्य किए गए हैं जो हिंदुस्तान की जनता काफ़ी दिनों से लालायित थी, अपेक्षा रख रही थी। ऐसे समय में भारत में एक महापुरुष भाई नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री रूप में पदस्थापित होना और उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बिंदु पर काम कर दुनिया को भारत की शक्ति का प्रदर्शन दिखाया है। दूसरे नंबर में अनुच्छेद 370 जो काफ़ी लंबित मांग थी, एक झंडा, एक निशान, एक अखंड भारत का निर्माण, ये उन्होंने प्रमाणित कर दिखाया है। प्रदर्शन हम लोग पोस्टर के माध्यम से आज कालीवाड़ी चौक पर किया। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा की एक बैठक झंडा मैदान में संपन्न हुई। बैठक के दौरान राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान दिलाए जाने को लेकर आंदोलन करने की रणनीति तैयार की गई। पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई की एक बैठक शनिवार को झंडा मैदान में संपन्न हुई। यहाँ बैठक में सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक की अध्यक्षता नारायण महतो कर रहे थे, वहीं संचालन सुखदेव हाजरा ने किया। मौके पर दिलचंद महतो, सुखदेव राय, पंकज कुमार, मनोज शर्मा, बैजनाथ मंडल, टिकैत सिंह, नारायण दास, मुख्तार अंसारी, जमाल अंसारी, अरविंद सिन्हा आदि लोग मौजूद रहे। बैठक के दौरान कहा गया कि हेमंत सोरेन की सरकार ने पारा शिक्षकों को ठगने का काम किया है। चुनाव के वक्त जेएमएम और कांग्रेस के घोषणा पत्र में पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान दिलाए जाने का मुद्दा शामिल था, लेकिन आज इतने माह बीत जाने के बाद भी घोषणा पर अमल नहीं किया गया, न ही इस दिशा में कोई सार्थक पहल की गई। ऐसे में पारा शिक्षकों को अपने अधिकार के लिए एक बार फिर एकजुट होकर आंदोलन की रूपरेखा तय करनी होगी, लेकिन इससे पहले एक शिष्टमंडल शिक्षा मंत्री से मिलकर एक बार फिर अपनी ओर से सकारात्मक प्रयास करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पारा शिक्षकों का नियमावली लागू करो लागू करो लागू करो, पारा शिक्षकों की नियमावली लागू करो लागू करो लागू, जिंदाबाद पारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पारा एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिला इकाई गिरिडीह की बैठक आज झंडा मैदान में हो रही है। और यह बैठक इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि यह सरकार जब हेमंत जी की सरकार बन रही थी उसके चुनावी घोषणा पत्र में था, जेएमएम के भी चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी गठबंधन की सरकार जैसे बनती है तुरंत हम 3 माह के अंदर पारा शिक्षकों को नियमावली बना करके इनकी सेवा स्थायीकरण करते हुए वेतनमान देंगे। लेकिन ये 3 माह क्या लगभग जो है ना 9 माह बीत गए, अब तक पारा शिक्षकों के लिए ना तो नियमावली बनकर कंप्लीट हो पाई है और ना ही कैबिनेट में इस पर जो है मूर्त रूप दिया गया है। इसलिए इस सरकार को फिर से हम लोग याद दिलाने के लिए ये हम लोग सरकार से पहले अपील करेंगे कि जो आपने वादा किया है उस वादा को पूरा कीजिए। राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनाई जा रही है अविलंब उसको कैबिनेट से पास करवाइए, नहीं तो जिस प्रकार से रघुवर के शासनकाल में 15 नवंबर को जिस प्रकार से 65,000 पारा शिक्षक रांची के मोरहाबादी मैदान में पहुंचे थे, इस बार फिर से हम लोग एक बार मोरहाबादी पार्ट 2 का कार्यक्रम होगा और 15 नवंबर को 65,000 पारा शिक्षक फिर से एक बार मोरहाबादी मैदान में कूच करेंगे। बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा के पदाधिकारियों ने शनिवार को गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव को ज्ञापन सौंपा और पार्टी स्तर से ऊपर उठ देश हित में एलआईसी के निजीकरण का विरोध करने की अपील की। इस दौरान एलआईसी की उपलब्धियां और विभिन्न सेक्टरों में इसके द्वारा किए गए निवेशों पर भी चर्चा की गई। बीमा कर्मचारी संघ गिरिडीह शाखा के पदाधिकारियों के द्वारा शनिवार को गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव को एक ज्ञापन दिया गया और एलआईसी के निजीकरण का विरोध करने की अपील की गई। बताया गया कि भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 में 5 करोड़ रुपए की पूंजी से हुई थी। अभी इसकी कुल परिसंपत्ति 34 लाख करोड़ है। एलआईसी ने 40 करोड़ लोगों का जीवन बीमा किया है। एलआईसी ने देश के आधारभूत संरचना जैसे सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के विकास में 42 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। एलआईसी की जब स्थापना हुई थी उस समय सरकार का उद्देश्य था कि जनता के छोटे छोटे बचत के पैसे से जनता और देश का विकास करना, जिसमें एलआईसी ने अहम भूमिका निभाई है। एलआईसी ने कई सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थाओं में निवेश की है। ऐसे उत्कृष्ट वित्तीय संस्थान का आईपीओ के माध्यम से निजीकरण करना देश और बीमा धारकों के हित में नहीं है। इसलिए संघ ने सांसद महोदय से आग्रह किया कि जब भी संसद में एलआईसी के आईपीओ संबंधी बिल लाया जाए तो पार्टी स्तर से ऊपर उठकर देश हित में बिल का विरोध करें,
मौके पर मंडलीय संयुक्त सचिव धर्मप्रकाश, शाखा अध्यक्ष संजय शर्मा, शाखा संयुक्त सचिव विजय कुमार और अनुराग मुर्मू शामिल थे। LIC के सभी माननीयगण वरीय पदाधिकारी द्वारा जो आवेदन मिला है और उनकी जो मांग है, इनके आवेदन और इनके मांग को माननीय सांसद जी के पास जल्द से जल्द भेज देंगे और हम चाहेंगे कि इनकी मांग को माननीय संसद पूरा करे। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के तहत गिरिडीह लोकसभा सांसद श्री चंद्रप्रकाश चौधरी के सांसद प्रतिनिधि श्री गुड्डू यादव जी को एक मेमोरेंडम दिया गया है। इस मेमोरेंडम के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक उत्कृष्ट वित्तीय संस्था है इस देश का। इसका 1956 में जब निर्माण हुआ था तो मात्र 5 करोड़ पूंजी से इसकी शुभारंभ की गई थी और आज भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल परिसंपत्ति 40 लाख करोड़ है। साथ ही साथ इस देश में जितनी भी लोक हित की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा हो, सड़क हो, रोजगार हो, संचार हो, ये तमाम चीज़ों में भारतीय जीवन बीमा निगम का 25% का निवेश होता है। अभी 1956 से अभी तक भारतीय जीवन बीमा निगम ने तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 42 लाख करोड़ से भी अधिक का निवेश कर चुका है। अभी हाल में LIC के द्वारा भारत सरकार को 2666 करोड़ रुपया डिविडेंड के रूप में दिया गया है। कहने का मतलब है कि LIC एक उत्कृष्ट वित्तीय संस्था है और ऐसी संस्था का सरकार विनिवेश करने का मन बना रही है। IPO के माध्यम से उसे शेयर मार्केट में लिस्टिंग करने का मन बना रही है। हम लोग सभी देश के सभी सांसदों से मिल करके ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे वित्तीय संस्था का विनिवेश नहीं किया जाए। जब लोकसभा या राज्यसभा में इस संबंध में कोई बिल आवे तो पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके इस बिल का विरोध करें। इसी आग्रह के साथ ये मेमोरेंडम दिया गया है और इनसे आग्रह किया गया है कि इस मेमोरेंडम को माननीय सांसद महोदय के पास तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरिया लूटकांड मामले में 6 की हुई गिरफ्तारी। इधर राजधनवार सरकटी लाश मामले में भी 5 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। दोनों कांडों को लेकर SP अमित रेणु ने पुलिस लाइन में की प्रेस वार्ता, अपराधियों को लाया मीडिया के सामने। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर समाहरणालय के सभागार में हुई बैठक, उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा 15 नवंबर से होगा योजना का शुभारंभ, आवेदन की प्रक्रिया हुई शुरू। राजधनवार के बलहारा में लूटपाट के दौरान मां बेटे को किया गया घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है दोनों का इलाज। जमीन विवाद में आपसी रंजिश को लेकर मारपीट का बताया जा रहा है मामला। और सेवा सप्ताह को लेकर भाजपाइयों ने चलाया साफ सफाई अभियान। इधर कालीबाड़ी चौक पर जारी किया गया पोस्टर, प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं को किया गया प्रदर्शित। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।